इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 7 में आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज के बारे में, क्यू सिंबल से डिनोट करते थे। इससे रिलेटेड बाकी चीज़ आप देख चुके हैं। चार्ज के बाद हम लोगों ने देखा कूलम फोर्स। कूलम फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर आपने सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए निकालने से पहले आपको जानना होगा कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मीन्स हम लोग किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करें और सिस्टम के पास पहले से जो भी फोर्स हो वह सारा फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, और उस कंजर्वेटिव फोर्स के एगेंस्ट में हम लोग वर्क करें, और मेरे कारण जो कुछ भी वर्क डन हुआ वह कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में है, तो मेरा वर्क डन बर्बाद नहीं होगा, पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी का लॉस नहीं करता, तो मेरा वर्क डन भी सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स आप उस फोर्स को बोलते हैं जिसके कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो, या फिर एक क्लोज्ड लूप में उस फोर्स के कारण वर्क डन 0 आ जाए तो आप उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। और यदि कोई फोर्स एनर्जी का लॉस करवा दे या एक क्लोज लूप में उसके कारण वर्क डन 0 नहीं हो, तो आप उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 11th फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपको पढ़ना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, तो एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा, और जितना अमाउंट में हम वर्क करेंगे या एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वह सारा वर्क ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और मेरा वर्क डन ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो यह भी एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन होगा। डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक वाला, तो यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फोर्स लेना होगा। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो वहाँ का कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। It is defined as the work done by the external agent, external force against conservative force। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा या एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वह किस फोर्स के अगेंस्ट में, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में या इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में। टू ब्रिंग अ चार्ज स्लोली फ्रॉम लार्ज सेपरेशन। लार्ज सेपरेशन को इन्फिनिटी बोला गया। दो चार्ज है, उसमें एक चार्ज को आप फिक्स रखें और दूसरे चार्ज को लार्ज सेपरेशन मीन्स इन्फिनिटी से पकड़ के फर्स्ट चार्ज से कुछ डिस्टेंस तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट यानी मुझे जितना वर्क करना पड़ा वह वर्क डन ही पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। टू ब्रिंग अ चार्ज स्लोली फ्रॉम लार्ज सेपरेशन मीन्स इन्फिनिटी टू एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स चार्ज। इन्फिनिटी से उठा करके एक चार्ज को तो पहले फिक्स कर लीजिए आप, और दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके फर्स्ट चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस तक ला करके छोड़ दीजिए, और लाने का काम होना चाहिए स्लोली। स्लोली का मतलब है कि चार्ज पर नेट फोर्स 0 या चार्ज का एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। तो यह कंप्लीट डिफिनीशन आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू सिंबल से डिनोट करेंगे। तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंबल यू इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट जूल। कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वह स्केलर होता है, या किसी भी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक वाला ग्रेविटेशनल वाला,
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी सब स्केलर होगा, तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेचारा भी स्केलर हो गया। और किसी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल हो गया। नेक्स्ट आपका है कि इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल बॉडी का प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक है तो सिंगल चार्ज बोलेंगे, चार्ज से रिलेटेड स्टडी इलेक्ट्रिक कहलाता है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड यह प्रॉपर्टी आपका नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफिनीशन है, नीचे प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें, इट डिपेंड्स ऑन द रिफरेंस पोजिशन इन्फिनिटी इन दिस केस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वह रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है। रेफरेंस पोजीशन बोलने का मतलब कि वह पोजीशन जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 का, इसके लिए 0 पोटेंशियल एनर्जी आप इन्फिनिटी पे एज्यूम करेंगे और यह इन्फिनिटी वाला पोजीशन ही कहलाएगा रेफरेंस पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो वह रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज जनरली रिटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो एब्सोलूट वैल्यू ना निकाल करके फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लेते हैं, जिसे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और चेंज को आप डेल्टा के फॉर्म में डिनोट करते हो। और लास्ट है आपका कि वाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेज, जब भी दो चार्ज के बीच का, अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी अकेले चार्ज का नहीं हो सकता, सिस्टम ऑफ चार्ज एक से ज़्यादा चार्ज का। तो कभी भी यदि आप 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए या 3 चार्ज सिस्टम का या 10 चार्ज सिस्टम का, वी ऑल्सो कंसिडर द साइन ऑफ चार्ज। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो चार्ज यदि पॉजिटिव है तो प्लस साइन और निगेटिव है तो आपको माइनस साइन लेना होगा। और इस चीज को ही यहाँ बोला गया कि वी ऑल्सो कंसिडर द साइन ऑफ चार्ज। साइन को कंसीडर करना है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लेना है, निगेटिव के लिए निगेटिव। ऐसा नहीं कि चार्ज का साइन आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ टू चार्ज सिस्टम Q1 और Q2। 2 चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, और इसी दोनों चार्ज Q1 और Q2 का आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। फिगर में आपको दिख रहा है पॉइंट ए पे एक चार्ज Q1 है और यह Q1 वाला चार्ज आपका फिक्स्ड रहेगा। Q2 चार्ज इनिशियली आपका B पॉइंट पे है, Q तो A पे फिक्स है Q1, और Q2 को मूव करवाना है, तो इनिशियली यह Q2 B पे था और Q1 और Q2 मीन्स A से B का सेपरेशन R1 था। यह पूरा इनिशियल पोजीशन ऑफ Q2 का है। सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं कि Q1 जहाँ पे था A पे है ही, लेकिन Q2 अब B से मूव करके C पे आ गया। Q2 अब यहाँ पर बीच में जो कहीं B पॉइंट है B पे ना आकर के C पे आ गया। Q1 और Q2 का फाइनल पोजीशन या दोनों के बीच का फाइनल सेपरेशन R2 बोला गया। इनिशियली Q1 और Q2 R1 डिस्टेंस पे था और Q1 और Q2 बाद में R2 पोजीशन पे आ गया। और Q2 यदि मूव किया तो मूव करवाने में एक्सटर्नल एजेंट या मुझे कुछ वर्क करना पड़ा इस चार्ज के ऊपर, और जो कुछ भी मैंने वर्क किया वह वर्क ही Q1 और Q2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको थर्ड फिगर दिख रहा है कि ए पॉइंट पे Q1 चार्ज था, B पॉइंट पे Q2 था, यह पूरा इनिशियल पोजीशन, और Q2 को आपने B से उठा के C पे डाल दिया।
Q1 और Q2 मीन्स A और B के बीच का इनिशियल सेपरेशन R1 और इसी Q1 और Q2 अब B पे ना होकर के C पे आ चुका है। फाइनल पोजीशन आपने R2 बोला, जो अलग अलग डायग्राम में दिखाया हुआ था उसे यहाँ पर एक साथ दिखा लिया। अब जब यह Q2 चार्ज Q1 से R1 डिस्टेंस पे है तो इस समय Q2 पे फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। जैसे ही यह चार्ज B से थोड़ा आगे बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ गया और फोर्स पहले से कम जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कूलम फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मीन्स F का R स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन। तो जब Q2 चार्ज यहाँ पे है तब तो दोनों के बीच का फोर्स क्या, Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे Q2 मूव करेगा डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। मीन्स B से C तक जब Q2 मूव किया है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और जब भी फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो जब आप एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला वेक्टर F W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। फोर्स वेरिएबल हो जाए तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन के लिए निकालना हो तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, जहाँ डी एस कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा। और यही काम मैंने इस डायग्राम में किया है। इनिशियल और फाइनल सेपरेशन तो दिखा लिया। मैंने Q2 का कोई पोजीशन यहाँ पे कंसीडर किया। जब यह B से C जा रहा है तो कभी न कभी यह Q2 इस पोजीशन के सामने रहा होगा, और उस समय Q2 का Q1 से सेपरेशन ऊपर दिखाया हुआ है R, और Q2 जब इस पोजीशन पे हो Q1 से R डिस्टेंस पे, उस समय इसे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR दे रहे हैं, DR डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ। और इस पोजीशन पर पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे F का वैल्यू, फिर डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ DS लिखा था, यहाँ पर आप DR लिए हो तो डिस्प्लेसमेंट DS के बदले DR, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करेंगे। आपका वर्क डन आ जाएगा एक्सटर्नल के कारण, और जितना भी एक्सटर्नल एजेंट मीन्स मैं उस चार्ज पे वर्क करूँगा वह वर्क ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वह सारा कैलकुलेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क डन निकालना होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण या एक्सटर्नल एजेंट के कारण। तो W एक्सटर्नल और वर्क डन पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR के कारण है, तो उस वर्क डन को DW बोल लेंगे। और यह वर्क डन फॉर्मूला से आपका फोर्स F एक्सटर्नल और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल वर्क डन तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन से ही हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इस वर्क डन एक्सटर्नल को D के बदले D डालेंगे और वर्क डन एक्सटर्नल को पोटेंशियल एनर्जी U, यह पूरा DU आप बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यह इक्वल हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू DR इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा होगा F एक्सटर्नल और DR के बीच का एंगल। इसे आप पढ़िए वेक्टर A डॉट वेक्टर B। वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB कॉस थीटा। तो उस फॉर्म में मैंने ब्रेक कर लिया। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन DU विल बी इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल इंटू DR कॉस थीटा को आगे कर लें तो F एक्सटर्नल फिर कॉस थीटा और DR का टर्म लास्ट में डाल लीजिए इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन DU इक्वल्स टू F एक्सटर्नल का डायरेक्शन आपको चेक करना होगा। DR का डायरेक्शन तो राइट की तरफ है, F एक्सटर्नल का डायरेक्शन देखिए। यह Q1 चार्ज जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वह फोर्स कहलाएगा इंटरनल फोर्स, और Q1 पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, मीन्स इंटरनल फोर्स राइट की तरफ। और एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इंटरनल के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होता है। तो यदि Q1 चार्ज इस पे राइट की तरफ फोर्स लगाया
तो सेम अमाउंट का फोर्स हम लोग लेफ्ट की तरफ लगा देंगे और हम लोग जो फोर्स लगाएंगे उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, ताकि इस Q2 पे नेट फोर्स 0 हो जाए और यह स्लोली मूव करे B से C तक, मतलब बिना एक्सेलेरेशन के या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है चार्ज का राइट की तरफ। यह F एक्सटर्नल और D आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट का एंगल 180 डिग्री। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में F एक्सटर्नल को F एक्सटर्नल डालें, cos 180 डिग्री डालेंगे, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यह पूरा cos थीटा हो जाएगा -1, वह माइनस F एक्सटर्नल को देने पे F एक्सटर्नल निगेटिव और dr के बदले dr। नेक्स्ट टर्म में आप माइनस को बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन du इक्वल्स टू माइनस, बाहर आ गया F एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर किस पोजीशन के लिए, तो इस R पोजीशन पे जहां आपने डिस्प्लेसमेंट dr दिया है। Q2 यदि R पोजीशन पे रहे Q1 से R डिस्टेंस पे, तो फोर्स होगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटरनल के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट dr। यहाँ से जो भी कांस्टेंट होगा वह इंटीग्रेशन के बाहर d के साथ r है, तो r वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, तो KQ1 Q2 बाहर आ जाएगा। LHS में इंटीग्रेशन du इक्वल माइनस KQ1 Q2 बाहर 1 बाई R स्क्वायर dr। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन du इक्वल्स टू माइनस, पहले से बाहर KQ1 Q2 भी बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 बाई R स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन du इक्वल्स टू माइनस KQ1 Q2 इंटीग्रेशन R स्क्वायर को ऊपर ले चले तो R टू द पावर -2 dr। अब इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना अपना काम रहा, तो Q1 और Q2 का इनिशियल सेपरेशन R1, B से C चला गया तो फाइनल सेपरेशन R2, मीन्स यह R जो आपने लिया था यदि B पे ले आइए तो R का वैल्यू R1 और यही R C पे चला गया तो R का वैल्यू R2, मीन्स R का वेरिएशन R1 से R2 तक होगा। तो R का वेरिएशन हम लोग R1 से R2 तक। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हम लोग करेंगे 0 से U तक, R1 इनिशियल पोजीशन, और आगे कैलकुलेशन में हम लोग इस इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही किया है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी, लार्ज सेपरेशन या इन्फिनिटी। तो इनिशियली दोनों इन्फिनिटी पे था और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस पॉइंट होने के कारण आपने 0 बोला, तो हम लोग R1 इनिशियल पोजीशन है, दोनों चार्ज के बीच का इनिशियल पोजीशन R1 और लास्ट में इस R1 को इन्फिनिटी डाल ले, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा 0 एज्यूम करेंगे। तो R1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल सेपरेशन जो दोनों चार्ज के बीच का होगा, जिसे अभी आपने R2 बोला, उसे हम लोग बाद में फाइनल सेपरेशन को R बोल लेंगे। तो इंटीग्रेशन और डी जब भी आमने सामने तो कैंसिल हो जाएगा, यह u आया 0 से लेकर के कैपिटल U तक, माइनस के Q1 Q2, R का पावर -2 है, इंटीग्रेट करने पे R टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, लिमिट R1 से R2 तक माइनस और यह माइनस कैंसिल, U के बदले अपर लिमिट U माइनस U के बदले लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू KQ1 Q2 इस R टू द पावर -1, R को नीचे ले जाएं तो 1 बाई R हो जाएगा, R1 से R2 तक। U -0 का आप U लिखेंगे, KQ1 Q2 R के बदले अपर लिमिट तो 1 बाई R2
माइनस आर के बदले लोअर लिमिट 1/r1। आपने बोला ही था कि r1 इन्फिनिटी डालना है, और r1 इन्फिनिटी डालेंगे फिर जाकर के ही इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अब यहाँ पर r1 को जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ यह टर्म 0 हो जाएगा। तो इनिशियल सेपरेशन जो था इन्फिनिटी, उसके कारण यह r1 वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब फाइनल जो आपने सेपरेट किया दोनों चार्ज को जिस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस r2 को आप r बोल लीजिए। तो हम लोग बोलते हैं कि लेट r1 टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड r2 इक्वल्स टू r। इन्फिनिटी के कारण यह निगेटिव वाला टर्म 0, और r2 को जब आप r पुट कर लेंगे तो यह हो जाएगा KQ1Q2 इंटू 1/r, जिसे आप लिख सकते हो KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r। तो फाइनल रिजल्ट आपका दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी आ गया U इक्वल्स टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r। और दो चार्ज सिस्टम का जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वह तो आपने डिफिनीशन से बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन के इक्वल। तो कभी भी आज के बाद आपसे कोई पूछे कि दो चार्ज सिस्टम है Q1 और Q2, एक को फिक्स करके दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के फर्स्ट चार्ज से r डिस्टेंस तक लाने में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो KQ1Q2/r, या एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन कितना, तो वह वर्क डन भी एक्सटर्नल के कारण पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा KQ1Q2/r। तो यहाँ से यदि आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर कर लिया था तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du या डेल्टा U फाइनल वैल्यू के इक्वल, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल से आप चेंज निकालते हैं, इनिशियल 0 है तो जो भी फाइनल वैल्यू वही चेंज का भी वैल्यू आया करेगा। कभी भी दो चार्ज रहे Q1 और Q2, एक को फिक्स रख करके दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r। बाकी प्रॉपर्टी आपने देख ही लिया कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में ही दो चार्ज यूज हो रहा है, मीन्स यह एक सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा आपने देखा था कि U को लिखते हैं चेंज के फॉर्म में, तो यहाँ पर du के लिए आपने 0 से U किया है। कभी इनिशियल सेपरेशन इन्फिनिटी ना होकर के r1 रहता, फाइनल r2, तब आपका चेंज आता फाइनल माइनस इनिशियल KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r1। नेक्स्ट आपने r1 इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया, और 0 एनर्जी के लिए पोजीशन कहलाता है रिफरेंस पोजीशन। तो आपने प्रॉपर्टी में लिख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिफरेंस पोजीशन, और इस कैलकुलेशन के लिए रिफरेंस पोजीशन आपका इन्फिनिटी था। अब इस सारे कैलकुलेशन होने के बाद एक चीज दिमाग में आता है स्टूडेंट्स के कि सर डिफिनीशन में आपने बोला था कि दोनों चार्ज इनिशियली इन्फिनिटी पे है, मीन्स लार्ज डिस्टेंस पे, और एक को फिक्स रख करके इस वाले चार्ज को आप इसके नज़दीक लाइए, तो मूवमेंट तो होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट कैलकुलेशन में आपने इनिशियली कम दिखाया है डिस्टेंस, बाद में आप इसको उस साइड ले जा रहे हो। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में कि इनिशियली तो यह ऐसा है, और इसे आप इन्फिनिटी बोल रहे हो इस r1 को, और नज़दीक लाना है कुछ r डिस्टेंस पे, तो लेफ्ट न ले जा करके इसे राइट क्यों ले गए? तो उसका लॉजिक ऐसा है कि r1 कम दिख रहा है और r2 ज़्यादा, इससे आपको लेना देना नहीं है। आपने बाद में r1 को इन्फिनिटी डाला, मीन्स इनिशियली a और b के बीच का सेपरेशन हाई, और r2 को एक फिक्स डिस्टेंस r बोला, मीन्स r2 कम। तो जब कम ही दिखाना था तो इसे राइट ना मूव करवा करके लेफ्ट क्यों मूव करवाएं? तो उसका कारण यह है कि हम लोगों ने वर्क डन एक्सटर्नल या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, और किसी भी इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इस r डिस्टेंस के
बाद यह डी आर का टर्म आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ से यहाँ तक आर आप ले लिए और डी आर कुछ इस साइड कंसीडर कर लो। आफ्टर आर जहां तक आपने आर लिया, डी आर एलिमेंट हमेशा उसके बाद ही आया करता है। तो आर के बाद डी आर डिस्प्लेसमेंट हमेशा राइट की तरफ आपको लेना होगा। इंटीग्रेशन जिन लोगों ने भी बनाया, इंटीग्रेशन कुछ फॉर्म ही इस तरीके से हुआ है कि आर के बाद आपको यह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर करना होगा, आप उसे लेफ्ट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और यही कारण था कि हम लोगों ने बी से सी मीन्स राइट की तरफ मूव करवाया, और मूव करवाने पर आपका आर पे डी आर एलिमेंट राइट हो गया, आर प्लस समथिंग मिल करके इंटीग्रेशन सही होगा। और बाद में जब मैं इसे इन्फिनिटी और आर डाल दे रहा हूँ तो वह वैल्यू ही बता रहा है कि इनिशियल R1 ज़्यादा है और फाइनल जो सेपरेशन R है या R2 वह इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में कम है। अब हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख ले कि किस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल होगा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर शोन फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेज। वर्क डन बताया नहीं कि इंटरनल के कारण या एक्सटर्नल के कारण। तो असेंबल करना है, यह चार्ज पॉजिटिव और यह चार्ज भी पॉजिटिव, तो अपने आप दोनों तो असेंबल होगा नहीं, दोनों पहले लार्ज डिस्टेंस पे रहा होगा और फिर दोनों चार्ज आ गया है आर डिस्टेंस पे। तो एक्सटर्नल एजेंट मीन्स आपको एक चार्ज को फिक्स रख करके दूसरे को इन्फिनिटी से यहाँ तक फर्स्ट चार्ज से आर तक लाना पड़ रहा होगा। मीन्स यहाँ जो भी आप वर्क डन निकालेंगे वह वर्क डन एक्सटर्नल के कारण होगा। और अभी अभी आपने देखा कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ना पूछ करके वर्क डन पूछा, तो वर्क डन W इक्वस टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। बी फिगर में भी दोनों चार्ज एक Q1 और दूसरा माइनस Q2 को असेंबल करने में वर्क डन पूछा। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 के बदले Q1, Q2 के बदले माइनस Q2, तो इसका माइनस आप आगे ले लीजिए, डिवाइडेड बाई आर। मैंने प्रॉपर्टी में ही बता दिया है कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो चार्ज का साइन भी आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में आप क्या करते हैं, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर ही। तो जब भी आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो तो चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते हो। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा ही आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना ही करना होगा। सी फिगर पे हम लोग आ जाएं तो तीन चार्ज दिखा रहा है Q1 Q2 और Q3, और यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड ए है उसके वर्टेक्स पे प्लेस्ड है। आपसे पूछा पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने का वर्क डन। अभी आपने दो चार्ज Q1 और Q2 का वर्क डन देखा था के Q1 Q2 बाई आर, यहाँ तीन चार्ज दे दिया, तो पहले आप एक चार्ज को मन ही मन ओमिट कर लो। आपके पास दो चार्ज, इस दोनों को असेंबल करने का वर्क डन के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए। फिर इसे आप इग्नोर कीजिए तो इस दोनों को असेंबल करने का वर्क डन के Q2 Q3 बाई ए। फिर इसे इग्नोर करने पे इस दोनों को असेंबल करने का वर्क डन के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए। वर्क डन स्केलर है तो हर दो दो का जो पेयर आया है उसके वर्क डन को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, नेट वर्क डन आ जाएगा सिस्टम को असेंबल करने का। वर्क डन आपका आ जाएगा W इक्वस टू इस दोनों को असेंबल करने का वर्क डन के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए, प्लस इस दोनों को असेंबल का वर्क डन के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए, और इस दोनों को असेंबल करने का वर्क डन के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए। चाहे तो के बाई ए तीनों को कॉमन ले सकते हैं तीनों जगह से। ब्रैकेट के अंदर आपका टर्म आ जाएगा, काट ही लीजिए, के बाई ए ब्रैकेट के अंदर Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3 या फिर Q3 Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बदले ए स्क्वायर दे दिया है और साइड बता दिया कि हर एक साइड का स्क्वायर
हर स्क्वायर का हर एक साइड ए है। बोला कि चारों चार्ज सिस्टम Q1 Q2 Q3 और Q4 को असेंबल करने का वर्क डन बताइए। तो यहाँ पर पहले आप इस दोनों का वर्क डन निकाल लीजिए, फिर इस दोनों का, फिर इस दोनों का, फिर इस दोनों का। या तो टोटल 4 टर्म आ जाएगा आपका। इसके बाद फिर डायगनली इस दोनों का और डायगनली इस दोनों का। यहाँ पे जब आप लेंगे यहाँ 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 और यहाँ, तो यहाँ पर तो डिस्टेंस ए रहेगा, लेकिन जब इस चार्ज और इस चार्ज को कंसीडर करेंगे तो यह ए और यह ए, तो डायगनल रूट 2a और यहाँ पर भी डायगनल रूट 2a। तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा के, इस दोनों के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए, फिर इस दोनों के लिए के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए, इस दोनों के लिए Q3 Q4 बाई ए, के Q3 Q4 डिवाइडेड बाई ए, प्लस इस दोनों के लिए Q4 Q1 डिवाइडेड बाई ए, के Q4 Q1 डिवाइडेड बाई ए। या तो 4 डायरेक्ट हो गया, फिर इधर का डायगनल और इधर का डायगनल वाला, पहले हम लोग यह डायगनल ले ले, तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो जाएगा दोनों चार्ज का रूट 2a, प्लस इस दोनों के लिए के Q2 Q4 या Q4 Q2 और डिवाइडेड बाई वहाँ भी डिस्टेंस रूट 2a। यही वर्क डन आपका होगा सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंक्रीज्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा यह पूछ रहा है। आप 2 चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, सेपरेशन R। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो U इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव था तब आपको दिख रहा है कि U का R से इन्वर्स रिलेशन, R इंक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब अगली बार आप एक चार्ज को पॉजिटिव रखें और दूसरे को निगेटिव कर लीजिए, सेपरेशन R ही। इस बार पोटेंशियल एनर्जी U आएगा माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। मीन्स यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो अब यदि आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा, माइनस साइन के कारण माइनस में डिक्रीज होना मीन्स वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो R बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। यहाँ R बढ़ाने पे घट रहा था, यहाँ R बढ़ाने पे बढ़ रहा है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 2 पॉइंट चार्जेज, आपसे केवल बोला कि 2 पॉइंट चार्ज है, कहीं यह नहीं बोला कि दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव या फिर दोनों निगेटिव। तो जब चार्ज स्पेसिफाई नहीं किया, केवल चार्ज बोला, तो आपका वैल्यू दोनों पॉजिटिव आप कंसीडर करेंगे तो घटेगा R बढ़ाने पे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो R बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा में इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन डी दिख रहा है। यदि यहीं आपसे बोलता कि 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाएं तब जा करके डिक्रीजेज पे जाना होता। यदि रहता कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक प्रोटॉन ले लें और एक इलेक्ट्रॉन और दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ाएं, तो एक प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण निगेटिव साइन, अब डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो आपका इंक्रीजेज होता। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो फिर से डिक्रीजेज। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए आपको चेक कर लेना होगा पोटेंशियल एनर्जी। 2 पॉजिटिव के लिए और 2 निगेटिव के लिए डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के लिए डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको डी ऑप्शन पे जाना होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 3 पॉइंट चार्जेज Q, 2Q एंड 8Q आर प्लेस्ड ऑन 9 सेंटीमीटर। Q, 2Q एंड 8Q आर प्लेस्ड ऑन अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन है, आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। सॉरी, 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेपरेशन 9 सेंटीमीटर, और इस पे 3 चार्ज आपको डाल लेना है, Q, 2Q और 8Q।
find the positions where the charges should be placed such that the potential energy of this system is minimum। 3 चार्ज है Q, 2Q और 8Q, और इस तरह से प्लेस कीजिए, और प्लेस करने के बाद पोजीशन भी बताइए। फाइंड द पोजीशंस वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, कि Q कहाँ प्लेस करे, 2Q कहाँ होगा, 8Q कहाँ होगा, और किस काम के लिए। तो इसलिए ताकि ओवरऑल जो तीनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आया, वह पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम से कम आया करे, मिनिमम वैल्यू का आया करे। अभी आपने फॉर्मूला देखा पोटेंशियल एनर्जी का, यू होता है K Q1 Q2/R, और चूंकि तीनों ही चार्ज पॉजिटिव ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होने के लिए या Q1 × Q2 का वैल्यू मिनिमम हो, और यदि कभी Q1 × Q2 मिनिमम न हो करके मैक्सिमम हो रहा है, तो बदले में आप R को ग्रेटर कर लीजिए। यह दोनों यदि ज़्यादा, तो बदले में R को भी ज़्यादा कर लीजिए। इसका जो ज़्यादा वाला इफेक्ट है R उसको कम कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी इस 3 चार्ज में इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 सबसे ज़्यादा, और यदि Q1 Q2 ज़्यादा है तो वह तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि इस दोनों को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे डाल दीजिए। तो एक इंट पे आप डाल लीजिए 2Q, इस इंट पे डाल लीजिए 8Q, कोई चाहे तो यहाँ 8Q और यहाँ भी 2Q, मतलब मैक्सिमम सेपरेशन पे दोनों एक्सट्रीमिटीज पे आप लार्ज मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को डाल लीजिए। तो यह दोनों तो क्लियर हो गया कि इन पोजीशन पे रहेगा। अब Q को कहीं बीच में रहना होगा, क्योंकि 9 सेंटीमीटर के अंदर ही तीनों को आ जाना है, आप लेफ्ट या राइट में तो ले नहीं सकते। तो स्मॉल Q को कहीं यहाँ पे रख लीजिए, और इसका पोजीशन आपको फिक्स करना होगा कि इस वाले से 2 सेंटीमीटर, इस वाले से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, दोनों के ठीक बीच में क्या 4.5 सेंटीमीटर कितना हो, ताकि 1, 2 और 3 तीनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यह स्मॉल Q 2Q से समथिंग x सेपरेशन पे प्लेस्ड होना चाहिए, और x के टर्म में आप पहले तीनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो जब हम लोग सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U निकालेंगे, तो पहले इस दोनों चार्ज 2Q और Q का काम कर लीजिए। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R के बदले x, K का टर्म कॉमन ले ले, और Q1 Q2 में Q² आएगा, उससे भी कॉमन ले ले। तो K Q1 Q2 में अब केवल 2 बचेगा, बाई R के बदले x बचेगा। तो फर्स्ट दोनों मल्टीप्लाई होकर के वापस से देख सकते हैं K Q × 2Q, 2Q², तो 2Q² अब बाई R के बदले x, जिसमें KQ² कॉमन, प्लस इस दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 करेंगे तो 8Q², K बाहर Q² भी बाहर, तो केवल 8 आएगा बाई सेपरेशन, या टोटल 9 या x, तो इस दोनों का सेपरेशन 9 - x, और लास्ट में फर्स्ट और थर्ड वाले का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो प्लस K Q1 Q2 2Q और 8Q 16Q², K बाहर Q² भी बाहर, तो केवल 16 बाई R के बदले 9 आ गया। यहाँ आपको दिख रहा है कि यह जो पोटेंशियल एनर्जी U है वह कांस्टेंट नहीं है, x के साथ वेरी कर रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग U वर्सेस x ग्राफ के स्लोप को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर आपसे मिनिमा पूछा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर U मिनिमम स्लोप आप लिखेंगे U वर्सेस x का du/dx, और इसे 0 के इक्वल करेंगे। d/dx U के बदले यह पूरा टर्म KQ² ब्रैकेट के अंदर 2/x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 - x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 इक्वस टू 0, तो इक्वस टू 0 डालिए। डिफ्रेंसिएशन में यह कांस्टेंट टर्म KQ² आपका डिफ्रेंसिएशन के बाहर चला जाएगा, और बाहर जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वह 0 के डिवाइड में आकर के होल टर्म 0, तो टर्म आपका बचेगा d/dq ऑफ यह ब्रैकेट वाला टर्म इक्वल टू 0। d/dq ऑफ ब्रैकेट वाला टर्म है 2/x प्लस 8/,
9 माइनस एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 0। एक बार वापस से आप ब्रैकेट के टर्म को चेक कीजिए। 2/x 8/9 माइनस एक्स 16/9, 2/x 8/9 माइनस एक्स 16/9 और सब प्लस साइन में। अब इसे आप बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन का u प्लस वी प्लस डब्लू फॉर्म। ऑपरेटर u प्लस वी में सबको मिलता है, तो d/dx पहले दीजिए 2/x को, प्लस d/dx आप देंगे 8/9 माइनस एक्स को, फिर आप d/dx दे देंगे 16/9 को इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए तो 2 बाहर, d/dx 1/x प्लस यहाँ पर कांस्टेंट 8 बाहर, तो d/dx 1/9 माइनस एक्स या 16/9 अकेला कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन 0, तो होल इक्वल्स टू 0 करेंगे। 2 के बदले 2, d/dx इस x को ऊपर ले चले x⁻⁻1 प्लस 8 के बदले 8, इस 9 माइनस एक्स को ऊपर ले चले तो d/dx 9 माइनस x⁻⁻1 इक्वल्स टू 0। 2 के बदले 2 लिख लीजिए, जो पावर है उसे आगे लेंगे तो -1, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो x का पावर -2, तो यहाँ पर -1 के साथ आता x⁻⁻2। उसे यदि नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा x⁻+2, प्लस के बदले प्लस, 8 के बदले 8। यहाँ पर 9 माइनस एक्स के ऊपर पावर है, लेकिन बेस जो है 9 माइनस एक्स वह नीचे नहीं है, तो उसे आप पहले नीचे ले आइए। डी के साथ 9 माइनस एक्स पावर -1 बाई डी के साथ 9 माइनस एक्स इंटू डी के साथ 9 माइनस एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर यह -2/x² प्लस 8 के बदले x, जिस टर्म के ऊपर पावर है वही टर्म नीचे, तो पावर आगे चला जाएगा -1, और इस पूरे टर्म के ऊपर पावर पहले से एक कम, पावर -2 नीचे ले जाएंगे तो पावर +2 मीन्स 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, या d/dx 9 को दीजिएगा तो 0 हो जाएगा अकेला कांस्टेंट, और d/dx माइनस एक्स को देंगे तो -1, तो एक और मल्टीप्लाई में -1 दे लीजिए इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू माइनस, यह टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा और यह निगेटिव RHS में जाकर के पॉजिटिव, तो LHS में आपका बचेगा -1 इंटू -1 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बाहर में 8 है तो 8 इंटू 1 8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और RHS में बचेगा 2/x², 8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो LHS में आया 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और RHS में आएगा 2/x²। 2 से 8 को 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x²। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, माइनस एक्स उस साइड गया तो RHS में जाके ऐड 9 इक्वल्स टू 3x, उस 3x को इधर लिख लें, 9 को इधर भेज ले, तो 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/3 बोले तो 3, और 9 जो था टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो यह x भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसका मतलब हुआ कि आपका स्मॉल क्यू चार्ज 2q से 3 सेंटीमीटर पे और 8q से 9 - 6 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड होना चाहिए। यह दोनों चार्ज 2q और 8q सबसे इंड में रहना चाहिए, और इस पोजीशन या इस कंडीशन में ही आपका पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का मिनिमम हुआ करेगा। तो आज के क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।